नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं राहुल हंस चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियन पॉलिटी सेशन नंबर 7। तो हम अपना कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक फंडामेंटल राइट्स लेक्चर 2। हमने फंडामेंटल राइट्स लेक्चर 1 में बात की थी जिसमें हमने आर्टिकल 14 को देखा था। तो अब हम आर्टिकल 14 से हटकर अब आगे चलेंगे। हम इस चीज को कंप्लीट इस सीरीज को कंप्लीट करते चलेंगे एज ऑफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। स्टैटिक पॉलिटी इसमें आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट आपकी बनने जा रही है, सो कीप वॉचिंग अस। सबसे पहले आते ही सब्सक्राइब शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स बिगिन आवर वर्क फॉर टुडे। हम आज का अपना काम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स में इन सभी पहलुओं पे बात कर ली थी। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 स्टेट की डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या हैं, इसके बाद कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 14 और उसके एक्सेप्शंस को भी हमने देख लिया था। अब आज हम यहाँ से बात करेंगे जो है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 से अगर हम देखें, ये आर्टिकल 15 है, दिस इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर किसी के प्रति कोई भेदभाव हुआ है तो उससे बचाव के लिए ये एक अधिकार है। क्या कहता है, पढ़ते हैं। आर्टिकल 15(1) क्लॉज 1, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 भाग 1। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें एक रेजिडेंस भी जुड़ेगा, और रेजिडेंस, राइट, इसमें एक रेजिडेंस भी जुड़ना चाहिए, और रेजिडेंस। सो राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के प्रति कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किन किन बेसिस पे? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और रहने के आधार पर। इसमें एक सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, ये अपने आप में बहुत ही क्रूशियल वर्ड है, और ये इसका यूज करने का मतलब है पॉजिटिव इन सेंस, राइट। ये जो है डिस्क्रिमिनेट, कहने को तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहां पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको यूज किया गया है। सो और लॉ ये कहती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, विच मींस मेकिंग एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू, यानी कि अगर किसी के साथ कोई किसी तरीके की जाति हुई है तो उसको देखते हुए इस वर्ड को इसमें जोड़ा गया है, ताकि उसे पूरी की पूरी राज्य के प्रति समर्थन मिले, उसे सपोर्ट मिले, सहायता मिले, राइट। इसमें मैंने रेजिडेंस क्यों जोड़ा? बिकॉज लॉ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस को अलग अलग डिफाइन करती है। लॉ में प्लेस ऑफ बर्थ इज अनदर थिंग एंड रेजिडेंस इज अनदर थिंग। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पे। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड्स टू। तो ये वही है कि किस तरीके के कहां कहां पाबंद नहीं लगा सकते हम किसी भी नागरिकों पे। पहला है शॉप्स पे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे लाइक एंटरटेनमेंट्स एक्सेट्रा। इन जगहों पर हम सिटीजन को मना नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, राइट। तो इन जगहों पर हम सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि चीजें बिल्कुल अलग अलग थी, जातिवाद काफी था भारत के अंदर में। उसके बाद लोगों के अलग अलग कुएं बने हुए थे जाति के आधार पर, नहाने के घाट अलग होते थे लोगों के। तो सरकार ने इन सभी पहलुओं पे काम करते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स है, फाउंडेशनल फादर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने इन चीजों को देखा और बोला कि ये एक मॉडर्न इंडिया के लिए अच्छा पहलू नहीं है, तो इसमें हमें काम करना होगा। बी अगर हम इसमें देखें तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो प्लेसेस की उन्होंने बात की है कि एक्सेस टू यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स। तो इस तरीके से ये इन सभी लोगों को एक तरीके की फ्रीडम देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक स्वतंत्र भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, इसकी अवधारणा ये आर्टिकल रखता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15 भाग 3, अनुच्छेद 15 का भाग 3। इसमें कहा जाता है कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक
एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें ध्यान रखिएगा वुमेन और चिल्ड्रन को ऐड किया गया है कि राज्य अगर चाहे तो वो किसी भी तरीके का एक स्पेशल प्रावधान बना सकती है, किसके रिस्पेक्ट में? वुमेन और चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में। बिकॉज जो सदियों से चली आ रही जो प्रथा है उसमें वुमेन एक बहुत ही उनके साथ जो जाती हुई है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक बहुत ही बड़ी जो चीजें रही हैं हमारे समाज में, उसको देखते हुए इसमें आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में इसको डाला गया है। इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट्स ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससीज और एसटीज। इसमें आप ध्यान रखिएगा एक बात, एक टर्म जोड़ी गई है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहां कहीं भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं कही गई है, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात कही गई है। ओरिजिनली अगर मैं कहूं तो हमारा जो संविधान है वो बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करता ही नहीं है, किसी भी तरीके से हमारा संविधान बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं करता है। इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इसमें आर्टिकल 15(4) तो ऐड है ही है, प्लस में ये बात करता है कि एडवांसमेंट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर एससीज एसटीज रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस whether aided or unaided by state except minority educational institutions। मतलब आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जगह नहीं दी गई है, इनको छोड़ के बाकी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो एडेड या अनएडेड बाय स्टेट हो, उनमें एजुकेशनली बैकवर्ड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड एससी एसटी को एक एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ये भी एक प्रावधान किया गया है। इसमें एक और चीज जो देखने वाली है कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। जी हाँ, इसको आपको ध्यान रखना होगा, पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951। यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी इस पे आ चुका है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, ईयर नहीं दिया हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में हुई थी? तो ऑब्वियस सी बात है आप ईयर पहचान सकते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, दिस इज अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट इफ वी मूव अहेड, ये जो चीज है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5 है दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 93rd अमेंडमेंट एक्ट। हम अमेंडमेंट आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसमें ये जोड़ा गया दिस, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 1 है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। तो बेसिकली ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। आपको याद होगा सिटीजनशिप के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, these are the articles which applicable to only citizen of India। सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए एप्लीकेबल है और अन्य दूसरे लोगों के लिए एप्लीकेबल लाइक फॉरेनर्स और एलियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडियंस। तो 15 हमने देख लिया, ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडियंस। 16 हम देख रहे हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके ये बात की जा रही है। तो इसका अगर क्लॉज 2 देखें तो इसमें कहा गया है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। तो इन पैमानों पर हम किसी को भी नौकरी देने से मना नहीं कर सकते, स्टेट इस चीज को देखेगा। ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट वॉलेशन है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद आर्टिकल 16 का अगर हम क्लॉज 3 देखें तो इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एरिया कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि
जो रेजिडेंस है उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेसिकली रेजिडेंस विद इन द स्टेट मे बी laid down by parliament as a condition for specific classes of employment, right? आर्टिकल 16(4) को अगर हम देखें तो आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कहता है स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। तो जो स्टेट है वो रिजर्वेशन दे सकता है। अगेन देखिए फिर से बैकवर्ड क्लास वर्ड फिर से आ गया है यहाँ पे, बैकवर्ड क्लास दैट नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज, उन क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज में अच्छी, जिनको अच्छी मात्रा में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है। अब मैंने आपको बताया है कि जो बैकवर्ड क्लास है वो डिफाइन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? और ये जो बैकवर्ड क्लास यहाँ जो इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 15(4) में, ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 15(4) में जो बैकवर्ड क्लास इस्तेमाल किया गया है और आर्टिकल 16(4) में जो बैकवर्ड क्लास इस्तेमाल किया गया है, दे आर नॉट डिफरेंट। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि दे आर नॉट डिफरेंट, सॉरी दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, दे आर नॉट सेम। सो आप लोग मुझे ये बताइए, आपके लिए एक सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास? कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे बताइए। अच्छा, ये सेम क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सेम इसलिए नहीं कहा क्योंकि आर्टिकल 16(4) जो है ये बात कर रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो बात कही गई है कि ये बोला गया है कि जो दिस इज जैसे कास्ट में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो कास्ट को कास्ट के साथ करेंगे और क्लास को क्लास के साथ करेंगे। इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कैन बी डन विद रेफरेंस टू कास्ट अमंग। सिर्फ और सिर्फ कास्ट में ही हम उसे देखेंगे। अगर हम कास्ट को देख रहे हैं और अगर हम क्लासेस को देख रहे हैं तो हम क्लासेस में ही उनको काउंट करेंगे, राइट? अदर ऑक्यूपेशनल अगर ग्रुप्स है तो सिर्फ उन्हीं में काउंट करेंगे। मींस कि जो कंपैरिजन होगा वो दिस इज कास्ट, दिस इज क्लास, दिस इज अदर ग्रुप्स, तो इनका आपस में ही कंपैरिजन होगा। क्लासेस का, बैकवर्ड क्लासेस का आपस में ही कंपैरिजन होगा, कास्ट का आपस में ही कंपैरिजन होगा, अदर ग्रुप्स का आपस में ही कंपैरिजन होगा। बेसिकली ये आर्टिकल 16(4) कह रहा है। जबकि यहाँ पे जो बात कही गई है, ये बात कही गई है, ये होली बात कही गई है कि कास्ट क्लास सबको एक साथ ही कंपेयर किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 कहता है रिक्रूटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन्स ऑफ दैट रिलीजन और कम्युनिटी विल बी गिवन प्रायोरिटी अंडर दिस आर्टिकल। इस अनुच्छेद के तहत अगर कोई धार्मिक संगठन है उसमें अगर कोई एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पर्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगेन ये बहुत ही आर्टिकल 16 का जो 6 क्लोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेटेस्ट इशू है। रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ ईडब्ल्यूएस एडिड टू गवर्नमेंट पोस्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, राइट? इस अमेंडमेंट एक्ट को भी हम बहुत ही डिटेल में विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो आज का दूसरा सवाल आपके लिए यह है कि वाई गवर्नमेंट हैज नॉट यूज्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन? ईबीएस क्यों नहीं इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने? ईडब्ल्यूएस क्यों इस्तेमाल किया? इस पे आप थोड़ा रिसर्च करिएगा और बताइएगा इफ यू नो अबाउट इट। हम भी थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे ताकि हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन होता रहे। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 इज ऑल अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट? इसके बाद आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है। दूसरी चीज यह है कि इट इज अवेलेबल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड स्टेट एज वेल एज, तो ये स्टेट प्लस इंडिविजुअल्स के लिए, दोनों के लिए ही अवेलेबल है या दोनों के अगेंस्ट ही अवेलेबल है, राइट? स्टेट प्लस इंडिविजुअल्स। अगर ये प्रैक्टिस किया गया, फिर भी कानून बनने के बाद भी ये प्रैक्टिस किया गया, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ।
अच्छा, काम की बात यह है, इंपॉर्टेंट बहुत खास बात, कि अनटचेबिलिटी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है। द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इतना ध्यान रखिएगा कि डिफाइन नहीं है। हालांकि इसको लेके पार्लियामेंट ने एक एक्ट जरूर पास किया था, दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको 1976 में अमेंड करके बोला गया, नाउ इट कैन बी रीड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सो अब इस एक्ट में कुछ प्रावधान भी हैं कि इनमें सजा भी मिलती है, फाइन भी लगता है, राइट। तो ये एक तरीके का एनफोर्सेबल एक्ट है। तो मेरा सवाल, तीसरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है? आप यस और नो में आंसर दीजिएगा। डज आर्टिकल 17 एप्लीकेबल टू ओनली इंडियन सिटीजनशिप, यस और नो? मार्क योर आंसर। ये एक मैप है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो हाउस होल्ड्स है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अनटचेबिलिटी को। ये मैं एक रिपोर्ट में से निकाल के लेके आया हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि नॉर्थ, ये जो आपका हिंदी बेल्ट इलाका है, ये किस तरीके से, इसमें भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राइट। तो आई होप आज आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। हमने आज बात की आर्टिकल 15 पे, आर्टिकल 16 पे इलेबोरेट किया, हमने बैकवर्ड क्लास को भी देखा, इसके बाद अनटचेबिलिटी पे हमने बात की, इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स हमने देख लिए। नाउ आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज एक खास चीज़ है कि मैं आज आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ डिमांड्स थी कि वी हैव टू ऐड मोर क्वेश्चंस, तो मैं आज आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे कुछ स्टेटमेंट है। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ओके, all rights under article 14, 16, 21 are enjoyed by foreign citizens also, right? Which of the following statements is or are correct? तो कौन सा सही होना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर स्टेटमेंट सेकंड को देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो 15, 16, 19, 29, 30, सिर्फ यही आर्टिकल्स इंडियन सिटीजनशिप के लिए अवेलेबल है, बाकी इनको छोड़ के जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में वो फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। तो 14 तो है ही अवेलेबल, क्या 16 है? 16 नहीं है। 21 भी अवेलेबल है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन ए उड़ गया, ऑप्शन सी उड़ गया। नाउ वी विल लेफ्ट विद बी एंड डी। सो सॉरी, ऑप्शन बी उड़ गया, ए नहीं उड़ा, ऑप्शन बी उड़ गया। स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया हमारा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड इन नेचर, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। तो ईबीएल जो है वो बेसिकली इसका मतलब क्या है? पहला, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन, राइट। नेक्स्ट, the like should be treated alike without any discrimination. No person is above the law. Which of the following statement is or are incorrect? ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? तो हमने पढ़ा था ईबीएल के बारे में आर्टिकल 14 में, इसमें 2 कंसेप्ट थे, ईबीएल और ईपीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ईबीएल का मतलब था नो पर्सन इज अबव द लॉ, ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये सही है, तो तीसरा आ नहीं सकता, तीसरा आ नहीं सकता, तो बी उड़ गया और डी उड़ गया। वी लेफ्ट विद ए एंड सी। तो 2 तो हमारा गलत ही गलत है। क्यों गलत है? द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट कम्स अंडर ईपीएल। ईपीएल के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, ये अवधारणा ईपीएल की है। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन, बिल्कुल सही, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का ही है, ठीक है, वरना तो 1 के बिना थर्ड कैसे पूरा हो पाएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। दीज आर सम वंडरफुल पीटीज रिसोर्सेज फॉर यू, प्लीज हैव अ लुक इन दिस एंड टेल अस वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो टिल देन, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।